दो होती हैं इसकी, इसके पास भी एक पीजेड होगा, इसके पास भी एक पीजेड होगा, इसके साथ इसके पास भी होगा, हर कार्बन के पास एक पीजेड आर्बिटल है। तो 6 कार्बन और उनके पास एक पीजेड आर्बिटल है। अच्छा, ये ओवरलैप होंगे पैरेलल मैनर में और कौन बनाएंगे? pi बॉन्ड। अच्छा, अब देखो ये पीजेड है, ये इस पीजेड, इसके पास चॉइस है, ये पैरेलल ओवरलैप इसके साथ भी कर सकता है। अगर इनके साथ ही पैरेलल ओवरलैप करेगा तो pi बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। देखो pi बॉन्ड कहाँ पे बनेगा? pi बॉन्ड इधर बन जाएगा, यहाँ पे pi बॉन्ड बन गया, क्योंकि पीजेड के साथ पैरेलल ओवरलैप कर रहा है। अपर और लोअर स्टेरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? pi बॉन्ड होगा। अच्छा, तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा पैरेलल मैनर में, तो pi बॉन्ड दूसरा यहाँ पे बनेगा। ये इसके साथ ओवरलैप करेगा तो pi बॉन्ड एक यहाँ पे बन जाएगा। तो कितने pi बॉन्ड्स हो गए? 3 pi बॉन्ड हो गए। देखो, तो इसका मतलब है जो केक्यूल ने कहा था कि भाई बेंजीन के अंदर 3 pi बॉन्ड्स हैं, उसकी तस्दीक हो कि बेंजीन के अंदर pi बॉन्ड्स कितने हैं, और वो भी अल्टरनेट पोजीशन पे। अल्टरनेट देखो, यहाँ पे pi बॉन्ड बना तो यहाँ पे नहीं है, इधर pi बॉन्ड बना तो यहाँ पे नहीं है, इधर बना तो इधर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब पेयरिंग का दूसरा वे भी हो सकता है, दूसरे तरीके से भी पेयरिंग बना सकते हैं, ये जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो, दूसरे तरीके से भी इसकी पेयरिंग हो सकती है। ये 6 कार्बन हो गए और हर कार्बन के पास एक अनएबल्ड पीजेड है, ये अनएबल्ड पीजेड आर्बिटल है। अब क्या करता है कि पेयरिंग का वे चेंज हो जाता है। देखो, डिफरेंट तरीके से पेयरिंग होती है। मतलब ये जो पीजेड पहले इसके साथ पेयर बना रहा था, देखो पहले पीजेड इसके साथ पेयर बना रहा था, अब इसका इरादा तब्दील हो गया, अब ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है अपने नेबरिंग के साथ, यहाँ पे pi बॉन्ड बन रहा है। देखो, ये पीजेड इस पीजेड के साथ ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि इस पीजेड के साथ दो नेबरिंग पीजेड है इसके, क्योंकि किसी के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। तो ये पीजेड इसके साथ ओवरलैप करेगा तो pi कहाँ पे बन रहा है? इधर बन रहा है। और ये पीजेड इसके साथ ओवरलैप करेगा तो pi बॉन्ड अब क्या बनेगा? इधर बनेगा। और ये पीजेड इसके साथ ओवरलैप करेगा तो pi बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो देखो pi बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी? चेंज हो गई है। ठीक है। तो ये डिफरेंट पेयरिंग, देखो पेयरिंग क्या हो रही है? डिफरेंट वे ऑफ द पेयरिंग, पेयरिंग का डिफरेंट वे है। तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर या अल्टरनेट स्ट्रक्चर, अल्टरनेट पेयरिंग। देखो पेयरिंग अल्टरनेट हो गई है ना, पहले पीजे इसके साथ पेयर बना रहा था, अब किसके साथ बना रहा है? इसके साथ पेयर बना रहा है। तो डिफरेंट वे ऑफ द पेयरिंग को क्या कहते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आते हैं इन दोनों का रेजोनेंस हैपर्ड। ये देखो दोनों का रेजोनेंस हैपर्ड होगा। ये इसके पास पीजेड ऑर्बिटल है, ये भी पीजेड, ये पीजेड ऑर्बिटल जिसकी दो लोब्स हैं, ये पीजेड है, ये भी पीजेड है। अच्छा, अब क्या होता है? ये जो पीजेड है, देखो ये पीजेड, ये क्या करता है? पार्शियली दोनों के साथ ओवरलैप करता है, क्योंकि इसके दो नेबरिंग है पीजेड। देखो इस पीजेड के नेबरिंग कितने हैं? 2 है, तो पार्शियली इसके साथ ओवरलैप करता है, ये पार्शियली, और ये पार्शियली इसके साथ भी ओवरलैप करता है। अब ये जो पीजेड है ना, इसके नेबरिंग कितने हैं? 2 हैं, एक ये हो गया, इसके साथ भी पेयरिंग की। अच्छा, दूसरा पार्शियली इसके साथ भी पेयरिंग कर रहे हैं, पार्शियली। अब ये जो पीजेड है इसके कितने नेबर हैं? तो मैं एक इसके साथ ये पेयरिंग करेगा, एक इसके साथ ये पेयरिंग कर लेगा। अच्छा, इसके पीजेड कितने हैं? 2 हो गए, एक के साथ से पेयरिंग करी, दूसरे के साथ भी पार्शियली पेयरिंग करेगा। ये इसके कितने हो गए? 2 हो गए। तो एक सिंगल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। ये इन दोनों का रेजोनेंस हैपर्ड है, रेजोनेंस हैपर्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो ये रेजोनेंस हैपर्ड स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये जो पीजेड है, ठीक है, पीजेड मतलब ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये क्या है? डीलोकलाइज्ड है। क्या है? स्प्रेड और होल रिंग, पूरी रिंग में क्या है? ये स्प्रेड है। इसका
मॉडर्न स्ट्रक्चर होगा, मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, देखो बेंजीन के जो अगर हम कहते हैं एक स्ट्रक्चर ये होगा बेंजीन जो बनाया था अकॉर्डिंग टू कैक्यूल, देखो कैक्यूल के मुताबिक एक स्ट्रक्चर ये होगा। अच्छा, दूसरा इसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा? दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस का मतलब होता है अल्टरनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर दूसरा ये होगा और जिसके अंदर पेयरिंग के वे को चेंज किया जाएगा, डिफरेंट तरीके से पेयरिंग होगी। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो यहाँ डबल बॉन्ड इधर आएगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी। तो ये दोनों किसने दिए थे? पहले ही पता था, ये दोनों कैक्यूल ने दिए थे, ये दोनों कैक्यूल ने दिए थे। अब इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा एमओटी के मुताबिक वो ये होगा। देखो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो ये होगा, ये वाला। अच्छा, जो शो करता है कि इसके अंदर क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन क्या है? डीलोकलाइजेशन। अच्छा, ये दिया था रोबिन्सन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। रोबिन्सन स्ट्रक्चर। अगर हम कहते हैं बेंजीन की जो एक रिप्रेजेंटेशन करता है वो ये वाला स्ट्रक्चर, देखो ये वाला स्ट्रक्चर बेंजीन की सही नुमाइंदगी करता है। ये बेंजीन का एक्यूरेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये बेंजीन की एक्यूरेट स्ट्रक्चर नहीं है। ये दो, ये दोनों नहीं है, मगर ये बेंजीन का एक्यूरेट स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से हमें पता चलेगा कि बेंजीन की बॉन्ड लेंथ बराबर क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि हर कार्बन के ऊपर, हर कार्बन उसके ऊपर कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड एंड हाफ पाई बॉन्ड, तो ईच कार्बन कंप्लीट सिग्मा एंड हाफ पाई बॉन्ड, हर कार्बन के ऊपर क्या है? कंप्लीट सिग्मा और हाफ पाई। तो बॉन्ड ऑर्डर जो बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर जो बनेगा बेंजीन का बनेगा 1.5, 1.5 है बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब है दो कार्बन है ना के दरमियान कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड होगा और हाफ क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो इसके ये जो है इसकी जैसे बॉन्ड लेंथ के बराबर है, मतलब वो जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर रहा था बातें, देखो कैक्यूल का स्ट्रक्चर जिस जिन बातों में फेर किया था, इक्वल बॉन्ड लेंथ, इक्वल बॉन्ड लेंथ बराबर है, बॉन्ड लेंथ बराबर होगी जब हर कार्बन के ऊपर कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड होगा और हाफ क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर तो डेढ़ हो गया, ठीक है, डेढ़ बॉन्ड ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होगी ना तो डबल बॉन्ड जैसी होगी ना सिंगल बॉन्ड जैसी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डबल बॉन्ड से क्या होगी? नहीं, डबल बॉन्ड से क्या होगी? डबल बॉन्ड से देखो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.397, 397 का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड से ये क्या है? लॉन्गर है, और से जो है सिंगल बॉन्ड से ये क्या है? शॉर्ट है, क्योंकि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये बेंजीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये बेंजीन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.39 है। अच्छा, तो यहाँ से पता चल गया कि इक्वल बॉन्ड लेंथ क्यों है? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। सेकंड बात, बेंजीन लेस रिएक्टिव क्यों है? ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। देखो बेंजीन लेस रिएक्टिव, बेंजीन लेस रिएक्टिव होने का रीजन क्या है? व्हाई बेंजीन लेस रिएक्टिव? तो इसका रीजन क्या है? एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन is less
डिलोक्लाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स। इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की एक्सटेंसिव डिलोक्लाइजेशन की वजह से बेंजीन क्या है, मोर स्टेबल है। और इस पाई सिस्टम को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग जाती है। मतलब अगर सपोज करते हैं अल्कीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। अल्कीन में जो पाई बॉन्ड है ना वो क्या हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। मगर बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंसिव डिलोक्लाइजेशन है। इसकी रेजोनेंस एनर्जी है, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी का खर्चा हो जाता है इसमें, उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में। और 152 आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर सपोज करते हैं अल्कीन के 3 पाई बॉन्ड आइसोलेटेड हो, देखो अल्कीन है जिसके अंदर 3 पाई बॉन्ड अलग अलग हो, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ने में, जब एक पाई बॉन्ड हम तोड़ते हैं और एड का एक मोल ऐड कर देना, हर जगह एक मोल ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है 120। अगर 2 पाई बॉन्ड तोड़ेंगे 240, 3 पाई बॉन्ड को ब्रेक करके 360, ठीक है 360 हीट रिलीज होगी। हीट क्या होगी, मगर बेंजीन की जो हीट ऑफ एडिशन है वो 208 है, कितनी 208। तो लेस हीट ऑफ एडिशन, लेस हीट ऑफ एडिशन, उसकी वजह से यही है कि बेंजीन की एक्सटेंसिव डिलोक्लाइजेशन है और उनको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लग जाती है, ठीक है। और याद करो जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे ना तो बेंजीन के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है 2 केक्यूल की है और 3 है वो डेवार के। अच्छा, अब दूसरा रीजन जो आगे मैं बता रहा था कि बेंजीन का ड्यूअल कैरेक्टर क्यों है, एडिशन रिएक्शन भी देती है, साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है। एडिशन रिएक्शन इसलिए देती है कि आप पाई बॉन्ड मौजूद है, इसलिए आप पाई बॉन्ड मौजूद है, जाहिर पाई बॉन्ड आप मौजूद है हर कार्बन के ऊपर, तो एडिशन रिएक्शन भी दे देती है वो। अच्छा, मगर उन पाई बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि वो डीलोकलाइज है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइज है, डीलोकलाइजेशन की वजह से उनके अंदर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा है, उन पाई बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है उन पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अल्कीन के पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होंगे, मगर बेंजीन के पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होंगे, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। 152 किलो जूल एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तब वो बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिस एनर्जी को क्या कहते हैं रेजोनेंस। इसका मतलब है बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो बहुत हाई है, उनको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी 152। अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो पाई सिस्टम टूटेगा भी। जो पाई सिस्टम इसको ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है 152 किलो जूल, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जब तक वो एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक पाई बॉन्ड नहीं टूटेंगे, तो एडिशन रिएक्शन होंगे भी नहीं, तो उनकी जगह पे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएंगे। तो बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शन भी देती है, मगर सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन डिफिकल्टी से देगी, क्यों इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत हाई है। उस साइक्लिक सिस्टम को तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, जब तक वो एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो पाई बॉन्ड नहीं टूटेगी, जो साइक्लिक सिस्टम टूटेगा नहीं, जो कंजुगेटेड सिस्टम है वो ब्रेक नहीं होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी 152 किलो जूल, जिसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो इसलिए वो एडिशन रिएक्शन भी देगी, एक्सट्रीम कंडीशन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती। तो ये चीजें जो हमने पढ़ी थी कि केमिकल का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन, एक लेस रिएक्टिविटी को, दूसरा हीट ऑफ रेडिएशन लेस है वो किसकी जैसे, कंजुगेटेड सिस्टम की वजह से। अच्छा, अब आते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम होती है, मतलब डिफरेंट, जो अभी मैंने आपको बता रहा था। देखो ये जिस तरह ये डिफरेंट तरीका है इसको पेयर करने का, ये अलग है, ये पीजेल इसके साथ ओलेट कर रहा है, पेयर बना रहा है, अब ये पीजेल इसके साथ ओलेट कर, तो डिफरेंट वे ऑफ पेयरिंग, पेयरिंग के जो डिफरेंट वे होता है उसी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या अल्टरनेट स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या अल्टरनेट। तो ये और ये दोनों के हैं अल्टरनेट स्ट्रक्चर है, या ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, अल्टरनेट स्ट्रक्चर है। इनको हम क्या कहेंगे,
रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो 5 हैं सी जो बताए गए हैं। 2 कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स हैं, ये कैक्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड की अल्टरनेट पोजीशन से। अच्छा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए आपको पता है ये इस तरह है, एरो लगाते हैं, ये एरो लगाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए। ये एरो जो है वो क्या करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला होगा जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन को क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे। तो ये 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर दिए थे और 3 स्ट्रक्चर दिए थे देवाल में। स्ट्रक्चर देवाल में दिए थे। अब देखो, एक स्ट्रक्चर इसका ये है, ये इसने स्ट्रक्चर दिया था। कहते ये कार्बन इसके साथ पेयर बनाएगा, ये कार्बन पेयर किसके साथ बनाएगा, इसके साथ जाकर पेयर बनाएगा। अच्छा मगर इसके अंदर देखो एक बात, 1 2 3 4 5 6, एक बात नोट करें, थोड़ी एबनॉर्मल बात लग रही है। 1 और 4 कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो लंबा है। बेटा देखो 1 और 4 कार्बन है ना, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लंबा होगी। और आपको पता है बेंजीन में सब बॉन्ड क्या है, बराबर होगी। ठीक है, मगर उसने बनाया तो ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर इसका ये है, ये स्ट्रक्चर। अब इसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो जो दूसरा स्ट्रक्चर बनाया इसमें 1 4, इसके अंदर 1 4, इसके अंदर देखो 2 5 की जो बॉन्ड लेंथ है वो एबनॉर्मल लग रही है, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है इसकी 2 5 की। अच्छा, तीसरा स्ट्रक्चर ये हो गया। देखो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये इसका क्या है, सेकंड स्ट्रक्चर। अब आगे थर्ड स्ट्रक्चर थे, जो उसके 3 स्ट्रक्चर थे, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। थर्ड स्ट्रक्चर तो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखो जो बॉन्ड लेंथ कौन सी आपको एबनॉर्मल लग रही है, 3 और देखो 3 और 6 है लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। इनकी बॉन्ड लॉन्गर है। अब इन दोनों, इन सबका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। इन सबका देखो, इन सबका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब है जैसे sp3 एवरेज नहीं होती है जिसमें s का भी कैरेक्टर हो, p का भी होता है, जैसे बताया था आपको मैंने। तो p का कैरेक्टर में क्या होता है, ज्यादा होता है। sp3 एवरेज में p का कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। p का कैरेक्टर कितना होगा, 75। sp3 एवरेज में बात कर रहा हूं मैं, एवरेज में बात कर रहा हूं, sp3 की बात कर रहा हूं, इसे नहीं sp3 की। तो sp3 एवरेज में देखो जो हाइब्रिड आर्बिट्रल होता है उसके अंदर कैरेक्टर दोनों का होता है। तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा ना, उसके अंदर कैक्यूल का स्ट्रक्चर का भी कैरेक्टर होगा और देवाल के स्ट्रक्चर का भी क्या होगा, कैरेक्टर होगा। मगर ये स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ज्यादा कैक्यूल से रिजेंबल करेगा, कैक्यूल से ज्यादा रिजेंबल करेगा। देखो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसमें सर्कल लगी हुई है। तो ये ज्यादा मुशावरा जो करता है वो किसके साथ कर रहा है, कैक्यूल के साथ ज्यादा रिजेंबल कर रहा है, इसके साथ इतने रिजेंबल नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर देखो बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है, 1 4 2 5 3 6 बॉन्ड लेंथ क्या है। एक स्ट्रक्चर 1 4 की बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है, दूसरे में 2 5 की बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है, तीसरे में 3 6 की बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है। तो इसका मतलब इसमें तो बॉन्ड लेंथ क्या है, सब की सब इक्वल है, बराबर है बॉन्ड लेंथ। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा
मतलब ये अत्यंतिक स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन का, जो एक्चुअल बेंजीन की रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी करता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं रेजोनेंस एनर्जी। देखो रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअली डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी का फर्क। अब देखो एक कंपाउंड हमने लिया है, एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड लिया हमने। हाइपोथेटिकल का मतलब है सपोज करके हमने कंपाउंड लिया है जिसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं मगर आइसोलेटेड हैं, ठीक है। 3 पाई बॉन्ड्स हैं मगर वो आइसोलेटेड है, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, उनमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसका मतलब जब कंट्रीब्यूशन नहीं होगी तो वो पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। मैं एक बात बता दूं, जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन होती है ना, कंट्रीब्यूशन पाई बॉन्ड के अंदर, तो उसका मतलब वो कंट्रीब्यूशन की वजह से वो पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बन जाते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या करती है, पाई बॉन्ड्स को स्टेबल कर देती है और उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी का खर्चा हो जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी लग जाती है। जितने ज्यादा कंजुगेशन उतनी एक्स्ट्रा एनर्जी ज्यादा चाहिए बांड को तोड़ने में, ठीक है। और एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी का फर्क। अच्छा एक मैं बता देता हूँ आपको फर्क कितना निकलेगा। अगर सपोज करते हैं एक कंपाउंड हम लेते हैं हाइपोथेटिकल, जिसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं, बेंजीन में कहते हैं 3 पाई बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर भी 3 पाई बॉन्ड्स हैं, मगर वो 3 पाई बॉन्ड क्या है, आइसोलेटेड है। क्या है, आइसोलेटेड है। अब पता है एक पाई बॉन्ड को जब आप ब्रेक करेंगे तो कितनी हीट रिलीज होती है बेटा। एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और उसके अंदर एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, उसके अंदर एक मोल हाइड्रोजन का ऐड करते हैं, एक मोल किसी भी अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन का ऐड करेंगे तो हीट रिलीज होती है 120, रिलीज होती है 120। 2 बॉन्ड की कितनी होगी, 3 की क्या होगी, 360। तो एक हाइपोथेटिकल सिस्टम की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, देखो डिफरेंस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये क्या होगा, डिफरेंस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, डिफरेंस का मतलब किसका, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अ हाइपोथेटिकल कंपाउंड, हाइपोथेटिकल कंपाउंड, हाइपोथेटिकल कंपाउंड कौन सा लिया हमने, 1, 3, 5 साइक्लो हेक्साट्राइजीन। ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है जिसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं मगर वो क्या है, आइसोलेटेड है। क्या है, आइसोलेटेड। हाइपोथेटिकल कंपाउंड 1, 3, 5 साइक्लो हेक्साट्राइजीन, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, ये क्या है, आइसोलेटेड का मतलब है आइसोलेटेड है, बात क्या है, इनका आपस में कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, आइसोलेटेड है पार्ट्स। एंड हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उसकी कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम को कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, हाईली कॉन्जुगेटेड। बेंजीन तो हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेंजीन। अब हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे पास क्या है, 2 स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स क्या है, आइसोलेटेड है। क्या है, और दूसरे के अंदर जो पाई बॉन्ड्स है वो क्या है, कॉन्जुगेटेड है। उनको कंपेयर कर रहे हैं उनको। अच्छा देखें, मैं बता दूं, जैसे कहीं हमने पढ़ा था कहानी कि कोई बूढ़ा बंदा था, अब उसके 3 बेटे थे,
3 पाई बॉन्ड मतलब 3 उसके बेटे थे। और जब वो मतलब ये जो है मरने लगा तो उसने नसीहत की कि अगर आप यूनाइट रहेंगे, अगर आप मुत्तहद रहेंगे तो कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती है। अगर आप इंडिविजुअल होंगे तो उसका मतलब है आप जो है वो बिखर जाएंगे, ठीक है, वो आप टूट जाएंगे आप लोग। और उसने फिर क्या किया, 3 जो है लकड़ियां मंगवाई और उनको एक फिर लकड़ी जो है उसको तोड़ा उसने, तो वो इजीली ब्रेक हो गई। मतलब इजीली, क्योंकि वो आइसोलेटेड थी, वो क्या थी, वो समझे आइसोलेटेड बांड था, वो इजीली क्या हो गया, ब्रेक हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, 2 लकड़ियां जो थी साथ उनको मिला दिया, तो थोड़ी इसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी इसको ब्रेक करने, क्योंकि 2 साथ होगी तो उनको तोड़ने में थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ी इसको, क्योंकि कंजुगेटेड सिस्टम आ गया 2 पाई बॉन्ड का। और जब उसको 3 फोर्स से मिलाया तो समझो उनको ब्रेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो इसमें भी ऐसे ही है, अगर वो आइसोलेटेड बॉन्ड्स होंगे, पाई बॉन्ड्स क्या होंगे, आइसोलेटेड होंगे, अलग अलग होंगे, उनका कोई कंजुगेशन नहीं है, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे और बीटा वेरिएशन क्या होगी, ज्यादा होगी उनकी। अच्छा, तो अब हम कंपेयर करेंगे, एक हमने एक एग्जांपल ये 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन आइसोलेटेड सिस्टम, उसको कंपेयर किसके साथ करते हैं, बेंजीन के साथ। तो अब देखो, एक मैंने ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब इन पाई बॉन्ड्स का मतलब आइसोलेटेड है, इनकी कोई कॉन्फ़िगरेशन, आप कहेंगे सर ये तो बेंजीन ही है, आपने तो बेंजीन ही लिखा है। भाई मैं कह रहा हूं कि है 3 पाई बॉन्ड्स, मगर ऐसा कोई एक दूसरे से रास्ता है ही नहीं, ये अपने हिसाब से, ये अपने हिसाब से, ये अपने हिसाब से, ठीक है, ये मुद्दा तो नहीं है, मसला ये है। अब ये है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो ये जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं ये मुद्दा नहीं है, अलग अलग है, आइसोलेटेड है। क्या है ये आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अलग, ये अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, अब ये इजीली क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे जब इसके अंदर 3 मोल हम हाइड्रोजन के ऐड करेंगे। अब जब हाइड्रोजन का 1 मोल ऐड होगा, सुनो एक बार, हाइड्रोजन का 1 मोल ऐड होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 120 हीट रिलीज होगी, 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे 240 और 3 पाई बॉन्ड टूटेंगे 360। ये आइसोलेटेड सिस्टम है जिसको मैंने लिखा है 1, क्योंकि देखो नंबरिंग इसकी करोगे ना 1 2 3 4 5 6, तो एक पाई बॉन्ड कहां पे है 1 पर, दूसरा कहां पे है 3 पर, एक कहां पे है 5 पर, तो 1, 3, 5 साइक्लो हेक्सा ट्राईमीन, ये आइसोलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन बनेगा, फाइनल पे क्या बनेगा भाई, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा ना। अब हीट कितनी रिलीज होगी, देखो एक बांध के लिए हीट रिलीज होती है 120, कितनी, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 3 के साथ, ये कितनी हो जाएगी 360। ये रिलीज होती है इसलिए मैंने साइन माइनस की लगा दी, देखो हीट रिलीज हो रही है इसलिए साइन किसकी लगाएगी, माइनस की लगा दी, किलो जूल, ठीक है, इतनी हीट रिलीज होगी। अब अगर ये मैं लेता हूं, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अच्छा, अब मैं ले रहा हूं, देखो हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसके मैंने सर्किल भी लगा दिए, ये सर्किल लगा दिए, ये हो गया बेंजीन, ये मैंने लिया बेंजीन, और बेंजीन के अंदर भी 3 मोल हाइड्रोजन के ऐड करेंगे, ये बेंजीन लिया और इसको मैं कैसे लिख देता हूं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिख देता हूं, इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये मुत्तहद है। अब इनको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ये सिस्टम इतना मजबूत है कि इसको ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो इसका मतलब है जो हीट रिलीज होगी वो कम हो, क्योंकि ये सिस्टम ज्यादा जो है वो स्टेबल सिस्टम है, इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लग जाती है। बनेगा इसमें भी साइक्लोहेक्सेन, बनेगा इसमें भी साइक्लोहेक्सेन बनेगा, मगर जो हीट रिलीज होगी जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ रेडिएशन होगी 208, कितनी 208। तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो निकलेगा जाकर 152, उस एनर्जी को हम कहते हैं रेजोनेंस।
इसका मतलब है इसको 152 एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। ये इतना सिस्टम मजबूत है, उसको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एडिशनल एनर्जी चाहिए। कितनी? जितने का फर्क है इसमें, देखो डिफरेंस कितने का है। तो बेटा रेजोनेंस जो एनर्जी होगी वो डिफरेंस हो गई, डिफरेंस आता है। ठीक है, 360 में से 208 आप माइनस करोगे, साइन को नहीं देखना, इसको साइन वगैरह को नहीं देखना, डिफरेंस निकालना है। 152 किलो जूल, इस एनर्जी को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इसका मतलब है पाई मास को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी चाहिए। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, अगर पंजाब की बुक पढ़ोगे तो पंजाब की बुक में वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1। अच्छा, क्योंकि पंजाब की बुक वाला जो वैल्यू लेता है वो लेता है 119.5 से लेता है 119.5। इससे फर्क थोड़ा होगा, मैं बता देता हूँ, फर्क थोड़ा होगा। ठीक है, तो समझ लो उस फर्क वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देता है वो। तो 152 आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। इसका मतलब है बेंजीन इज मोर स्टेबल, बेंजीन रिक्वायर मोर एनर्जी 152 किलो टू ब्रेक द पाई सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जब तक वो एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी नहीं देगी। तो ये रीजन है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन से अवॉइड क्यों करती है, क्यों उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, किसके लिए? जो कंजुगेटेड सिस्टम उसको तोड़ने के लिए, कंजुगेटेड सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। कितनी? जब तक ये एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो कंजुगेटेड सिस्टम टूटेगी नहीं बेंजीन का और एडिशन देगी भी नहीं। जबकि जो अगर आइसोलेटेड सिस्टम होता तो वो इजीली क्या हो जाता, ब्रेक हो जाता और इतनी डिफिकल्टी नहीं होती और इजीली एडिशन हो जाती उसके अंदर। मगर बेंजीन के अंदर इजीली एडिशन, बेंजीन जो अवॉइड करती है ना वो हाई रेजोनेंस एनर्जी की वजह से, हाई एनर्जी की वजह से। रेजोनेंस एनर्जी हाई है, हीट ऑफ रेडिएशन कम है। रेजोनेंस एनर्जी क्या है इसकी? हाई है और हीट ऑफ रेडिएशन क्या है? कम है। तो बेंजीन is more stable because of high resonance energy. Time complete हो गया।